नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर का जीके का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। उसमें से पहला 2 सेट हो गया है, 1 और 2 है ना, और आज करेंगे तीसरा सेट है ना। और ये सेट कब का रहेगा? तो ये सेट रहेगा 14 जुलाई 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम हो चुका है उसका सेट रहेगा है ना। और थर्ड शिफ्ट का ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उस दोनों को पहले जाकर देखिए, एंजॉय करिए। कैसा लगता है आपको सेट का डिस्कशन मेरा, बताइए जरूर कि कैसा लगता है ना। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताइए, अच्छा नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं, और हम कोशिश करेंगे आगे बेटर करने की, है ना। कोशिश करेंगे और कर ही क्या सकते हैं। चलिए, अच्छा कभी कभी खांसी हो जाए तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है। चलिए शुरू किया जाए। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, ये कब का रहेगा? थर्ड शिफ्ट का रहेगा, 14 जुलाई 2023 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है फर्स्ट में कि अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, कामाख्या। कामाख्या मंदिर है असम में एक, वहीं पे होता है ये मेला। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर में होता है। इससे संबंधित कुछ बातें और जो आपको जानना है और जानना चाहिए वो ये है कि अंबुबाची मेला को पूर्व भारत का कुंभ मेला कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लगता है ना, इलाहाबाद में लगता है कुंभ, हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला, उसी तरह से पूर्वी भारत का कुंभ मेला किसको बोला जाता है? तो इसी को अंबुबाची मेला को ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, असम से संबंधित त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जितने भी त्यौहार है लगभग लगभग सब पूछ चुका है एसएससी। तो जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्यौहार से संबंधित असम के, वो हम कर देते हैं, आप सुनते जाइएगा ध्यान से, है ना। देखिए, असम में एक होता है त्यौहार जिसको बोलते हैं भोगली। असम में सबसे पहले आता है बिहू। बिहू 3 प्रकार का होता है असम में ही। असम में बिहू त्यौहार होता है 3 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं भोगली, एक को बोलते हैं रोंगली, और एक को बोलते हैं कोंगली। मतलब कि भोगली बिहू, रोंगली बिहू और कोंगली बिहू। भोगली बिहू जो होता है वो होता है जनवरी महीना में, और ये फसल कटाई का उत्सव है भोगली। इसी को माघ बिहू भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रोंगली बिहू। रोंगली बिहू का एक और बहुत फेमस नाम है बोहाग बिहू, जो नाम सुने होंगे आप, है ना। बोहाग बिहू भी इसको बोला जाता है ना। और ये क्या है ना, असम के लोगों का मतलब कुछ वहाँ पर जनजाति जो है उसको न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। तो जनवरी में ही होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक और है कोंगली बिहू, इसको काटी बिहू भी कहते हैं, है ना। इसमें जो है ना तुलसी के पौधे की पूजन की जाती है। ये 3 तरह के बिहू है, ठीक है। एक और बताते हैं मे दम मे फी, सीपीएम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मे दम मे फी कहाँ का त्यौहार है? तो असम का ही त्यौहार है, असम का ही त्यौहार है मे दम मे फी, है ना। इसमें अहोम जनजाति जो है ना अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं मे दम मे फी में। एक है लिलांग, है ना। एक कौन है? लिलांग त्यौहार, ये भी कहाँ का है? असम का ही है। ध्यान रखिएगा, लिलांग कब मनाया जाता है? बसंत का भी त्यौहार है, बसंत ऋतु का, ठीक है। ये हो गया कौन? लिलांग। एक इसी में शायद रखना है आपको, ये क्या? बैसागु। बैसागु त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? असम में ही। एक है नट पूजा, ये मनाया जाता है कहाँ पे? असम में ही, है ना। एक है रोंगकर, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में ही, है ना। रोंगकर त्यौहार, इसमें जो है ना शिव की पूजा की जाती है ना। तो ये सारी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। असम से संबंधित जितना भी त्यौहार है ये सारे हैं, ठीक है। बाकी एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नहीं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर से अभी एक सवाल जी क्या रख सकते हैं आप, ये कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी जो है पुजारी हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस जो है उसके पुजारी थे दक्षिणेश्वर मंदिर के, कलकत्ता में पड़ता है ना। अगर ये सवाल बनता है यहाँ से कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम या पूर्ण का नाम क्या था, तो रखिएगा गदाधर भट्टाचार्य उसके प्राचीन नाम था, रामकृष्ण परमहंस का, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब कोई है नहीं इसमें खास। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है
कि भारत की 2001 से लेकर के 11 तक की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, है ना। यहाँ पे जनसंख्या नहीं बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि बोल रहा है, पॉपुलेशन रेट जो बढ़ता है उसको बोल रहा है ना। तो तपाक से ना पहले बिहार में मार दीजिएगा, बिहार के लोग थोड़ा सा पढ़ लिख गया है, होशियार हो गया है, अब बच्चा पैदा कम करने लग गया है, लेकिन फिर भी जो हम लोग का हेरिडेटरी है वो छोड़ेंगे हम लोग उसमें पहला इसका आंसर हो जाएगा कौन, इसका आंसर हो जाएगा कौन, मेघालय। तो सबसे अधिक जो रेट बढ़ा है जनसंख्या पॉपुलेशन का वो कहाँ पे है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में। इस तरह से सीरीज वाइज है, क्रम वाइज है ना, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में। मतलब हम लोग भी अभी भी प्रोडक्शन के मामले में तीसरे स्थान पे हैं, है ना तो कम नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को मतलब किस रूप में जाना जाता था। वैदिक काल के बात बोल रहा है और बोल रहा है कि धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना था, किस उसका नाम क्या था, मतलब क्या कहते थे धनवान व्यक्ति को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है गोमत, गोमत बोला जाता था धनवान व्यक्ति को। अभी वैदिक काल में यूज किया हुआ वर्ड और अभी उसका जो यूज होता है वर्ड, है ना, उसमें से कुछ वर्ड हम बोल देते हैं, आपको देखना है अच्छे से, है ना, क्योंकि अभी सवाल बन चुका है इससे। तो सवाल यही बन सकता है या हो सकता है कि अगले जो एग्जाम लेगा सीजीएल का या एलडीसी का या एमटीएससी जो भी होगा एग्जाम एसएससी का, है ना, या कोई भी अदर एग्जाम, तो उसमें हो सकता है कि सवाल पूछ दे। अच्छा, आज का ट्रेंड चला हुआ है कि जो सवाल को सीजीएल पूछता है उसको थोड़ा सा कुछ 1-2 साल के बाद रेलवे भी पूछा देता है। ये बहुत बार देख चुके हैं हम, है ना। 2021 में ये पूछ हो चुका है, सॉरी 2023 में क्वेश्चन हो चुका है, अब आ गया 2024। मतलब कि हो सकता है कि 24 या 25 में या 24 में ही पूछ दे रेलवे भी, या कोई भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अभी जो बोले थे धनवान व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गोमत। धनवान व्यक्ति का नाम था क्या बोलते थे उस समय, गोमत बोलते थे, गोमत। अब देखिए कुछ बढ़े, एक बढ़ है अधन्या, अधन्या बोलते हैं गाय को, गाय को क्या बोलते हैं, अधन्या, ठीक है। एक है गोप्ता, गोप्ता किसको बोलते हैं, राजा को, राजा को बोलते थे, बोला जाता था क्या, गोप्ता, ठीक है। एक है आपका गोमत, गोमत यही धनवान व्यक्ति को बोलते थे क्या, गोमत, ठीक है। एक है खिल्य, खिल्य चारागाह कृषि के खेत को बोलते थे खिल्य। एक है धान्य, धान्य बोलते थे अनाज को बोलते थे धान्य, ध्यान रखना, धान्य है अनाज को बोलते थे, है ना। एक है धनव, धनव, धनव बोलते थे मरुस्थलीय भूमि को, है ना। एक है सीता, सीता बोलते थे किसको, हल से बनाया हुआ नाली या हल से जोताया हुआ खेत को बोलते थे क्या, सीता, है ना, सीता बोलते थे। एक वर्ड है आपका करिस, करिस गोबर के खाद को बोलते थे करिस, गोबर के खाद को बोलते थे क्या, करिस बोलते थे, है ना। एक वर्ड है गोधूली, गोधूली का मतलब होता था समय, वही जिसको हम समय बोलते हैं, वैदिक काल में उसको बोलते हैं गोधूली, है ना, गोधूली। एक वर्ड है आपका गवयुति, गवयुति बोलते थे दूरी को, उस समय दूरी को बोलते थे क्या, गवयुति। और एक वर्ड है जो सबसे फेमस है दुहिता, पुत्री का, तो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। दुहिता किसको है, पुत्री को, है ना। कुछ बातें यहाँ से आपको ये सब बात रखनी है। इसके अलावे वैदिक काल में कुछ और भी वर्ड्स का प्रयोग किया गया था, उसको हम बोल लेते हैं। एक है वज्रपति, वज्रपति जिसको बोलते हैं, देखो 3 वर्ड बोलेंगे, एक वज्रपति, एक कुलप, एक ग्रामीण। वज्रपति, कुलप और ग्रामीण। जो वज्रपति था वो एक बड़ा चारागाह का मालिक होता था, उसको बोलते थे क्या, वज्रपति या वाज्रपति, ठीक है। जो कुलप था, कुल के प्रधान को कुलप, और एक था ग्रामीण, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण, कभी मत मानना, गलती हो जाएगा, गलती करवा लेगा ये, है ना। जो लड़ाई करने वाले सैनिक थे, लड़ाई करने वाला सैनिक या लड़ाकू के जो ग्रुप था, संगठन था, उसको संगठन को उसका जो प्रमुख था उसको बोलते थे ग्रामीण। ये 3 वर्ड रखना। 2 बात और बोलेंगे, एक था सभा, एक था समिति। आजकल का जो लोकसभा है ना, उस समय उसका नाम था सभा, और आज का जो राज्यसभा है उसका नाम था उस समय समिति, है ना। सभा का ऋग्वेद में 8 बार वर्णन है, समिति का ऋग्वेद में 9 बार वर्णन है। सभा और समिति दोनों में मेल और फीमेल, मतलब महिला और पुरुष दोनों में भाग ले सकती थी, लेकिन जो सभा था उसमें जो महिला का ग्रुप था, सॉरी पुरुष का ग्रुप था, उसको बोलते थे सभेय,
और जो महिला का ग्रुप था, है ना, उसको बोलते हैं सभावती। ठीक है, सभावती। एक बड़ा रखना बिदत। बिदत का मतलब होता था गांव के बुजुर्ग लोगों के ग्रुप को बोलते थे क्या, बिदत, है ना। कम से कम इतना बड़ा रखना है जितना बार बोले सब, है ना। एक बार और बोलते हैं आयस। आयस बोलते थे तांबा को। ठीक है, तो ये सारे बड़ा आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। अच्छा, उस समय जो है ना शिव भगवान को त्र्यंबक बोला जाता था, त्र्यंबक। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बातें। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स मतलब MTI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ये देखिए, MTI जो होता है मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स, इसमें जो स्थान मिला है भारत को, मिला 10वां, है ना। 10वां स्थान मिला है, मतलब कि जो पहला स्थान पर था MTI रिपोर्ट में, जो पहला स्थान पर रहा हुआ जो देश, वहाँ पे मतलब कि मेडिकल सुविधाएं सबसे अच्छा रहता होगा, है ना। लेकिन हम लोग को मिला है 10वां स्थान, मतलब कि क्या, हम लोग विश्व में 10वें मतलब कि रैंक के स्वास्थ्य सुविधा हमारे देश में उपलब्ध करवा पाते हैं। ठीक है, 10वां मिला था। अच्छा, ये MTI जो है भारत में और विदेशों में भी कहाँ कहाँ से कितनी मेडिकल की चीज़ें आती है और जाती है, मतलब आयात होता है निर्यात होता है, इसका ब्यौरा रखता है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3014 मीटर ऊंची जपफू श्रेणी किस राज्य में है। तो जपफू श्रेणी जो है कहाँ पड़ता है, ऑप्शन नंबर 4 में जो दिख रहा है आपको, नागालैंड, वहाँ पर पड़ता है जपफू श्रेणी। नागालैंड में पड़ता है कौन, जपफू श्रेणी। नागालैंड में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी है, जिसमें से पहला जो है आपका है सारामाती। सारामाती नागालैंड के सबसे ऊंचा श्रेणी है, याद रखिएगा, सारामाती, है ना, नागालैंड के। उसी में है एक पूर्वांचल श्रेणी। पूर्वांचल श्रेणी सेब उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। कहाँ पे, नागालैंड में, पूर्वांचल। ठीक है, एक है पौना श्रेणी, एक है टेम्पफू श्रेणी, एक है पौना श्रेणी, एक है टेम्पफू श्रेणी और एक है दिप्पू श्रेणी। ये सारे श्रेणी कहाँ पे है, और नागालैंड में ही है, नागालैंड में। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जिसको बोलते हैं पर्वत है, कौन कौन है ना, याद रखिएगा ना। गोरी, चेन, कंगन, क्या बोले हैं, गोरी, चेन, कंगन डालकर नाचती है ना। इसका टेक रखना कैसे, ऐसे इस तरह से, क्या, गोरी, चेन, कंगन डालकर नाचती है और मुझको मिस करती है, मुझे मिस करती है। ठीक है, रखना है ना। गोरी की जगह गोरी चेन, गोरी की जगह गोरी चेन, कंगना से हो जाएगा कंगतो। कंगतो श्रेणी जो है यहीं पे है अरुणाचल में, कंगतो श्रेणी, है ना। और एक है डालकर, डालकर मतलब होता है डालफा। डालफा श्रेणी कहाँ पे है, तो यहीं पे है अरुणाचल में, है ना। और नाचती से जो बहुत बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, नामचा बरवा, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, कौन है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा, है ना। और जो बोलते मिसमी, है ना, तो मिसमी भी यहीं पे है, मिसमी चोटी या मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी चोटियाँ या पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जो आपको अच्छे से याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के। आगे बात करते हैं हम एक शिलोंग की, तो सॉरी मेघालय में। तो मेघालय में एक है शिलोंग चोटी, है ना, एक है गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी चोटी कहाँ पे है, शिलोंग में है ना। और असम में एक है बहुत फेमस है, कार्बी आंगलांग पहाड़ी जो है वहीं पे है। कार्बी आंगलांग एक अथी भी है, राष्ट्रीय अथी अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा, कार्बी आंगलांग कहाँ पे, असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 में मल्लिका साराभाई। अभी हम पिछले ही सेट में करवाए थे मल्लिका साराभाई के बारे में, अगर आप देखे होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा। मल्लिका साराभाई पिछले सेट में करवाए थे, है ना। वहाँ पिछला सेट में क्वेश्चन था क्या,
मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित थे? और यहाँ पे अब उसमें बताए थे मल्लिका साराभाई। तो सुन लीजिए फिर से बोलते हैं हम। इसमें तो क्या हो गया आंसर? मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नर्तक है। ठीक है, फिर ऐसा हो गया मृणालिनी साराभाई, वो है भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम तीनों के नर्तक है ना। हो गया मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। एक होता है यामिनी कृष्णमूर्ति, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा सीखा है, फेमस क्वेश्चन ऐसा सीखा। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नर्तक है, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। इसके अलावे भरतनाट्यम से इतना सवाल आजकल बन रहा है ना कि हद से ज्यादा है ना। मतलब कि हर एक सेट में, एक दूसरे सेट में भरतनाट्यम का एक क्वेश्चन रहता ही है। तो बेटर है कि आप भरतनाट्यम के जितने भी नर्तक है फेमस, सबको याद कर लें। याद कैसे करना है वो हम बताएंगे है ना, और कैसे करना है बताएंगे हम। देखिए, भरतनाट्यम के जितने भी नर्तक है फेमस है ना, उसका नाम हम बोल देते हैं अभी है ना। आज क्या रखना है आपका? रखना है गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। चित्रा, काव्या, ओपोली। क्या बोले हैं? गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। एक बार इतना पढ़ना है, गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। फिर पढ़ना है चित्रा, काव्या, ओपोली, श्रीवल्ली। ओपोली का श्रीवल्ली है ना। फिर पढ़ना है, एक और पढ़ना है क्या? उर्मिला, नटराजन, हिरंबनाथन। इतना आपका रखना है। कौन? ये सारे के सारे क्या है? भरतनाट्यम के नर्तक हैं। कितना? 5 7 8 नाम बोल दिए हैं है ना। सबको नोट करके अच्छे से लिख लेना प्लीज। ठीक है, ये सारे हो गए क्या? भरतनाट्यम के है ना। एक और ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या? शोभना नारायण। शोभना नारायण जो है कथक के नर्तक है। कथक जो डांस होता है, कथक कहाँ का डांस है? जनरल रहेगा ऑप्शन यूपी का या उत्तर भारत का, तो कथक होता है ना। अभी कथक से संबंधित कौन कौन सा नर्तक है, तो आपको वहां से आपको रखना है कथक संबंधित नर्तक है ना। शोभना नारायण किसका हो गया? कथक से। थोड़ा सा बताते हैं कथक के बारे में। देखिए, लच्छू, बिरजू, अच्छन, शंभू और सुखदेव है ना। और एक कौन हो गया? बिंदादिन। लच्छू, अच्छू, सॉरी क्या बोलते हैं? बिरजू महाराज, बिरजू, लच्छू, अच्छन, शंभू, सुखदेव और बिंदादिन। ये सारे क्या है? महाराज लगल रहेगा सब में। वो सारे क्या है? कथक के नर्तक है। मतलब कि बिरजू महाराज, अच्छू महाराज, लच्छन महाराज, सॉरी अच्छन महाराज, बिच्छू महाराज है ना। और कौन हो गया? सुखदेव महाराज, बिंदादिन महाराज, शंभू महाराज। ये सारे क्या है? कथक के नर्तक है। ठीक है, ये तो हो गया महाराज का सीरीज। एक और आगे सुनिए है ना। और कौन कौन है? शोभना, सतारा, सरस्वती, भारती, दमयंती, कालका है ना, और कपालिका। ठीक है, ये सारे क्या है? कथक के नर्तक है। क्या क्या बोले हैं फिर से बोलते हैं एक बार है ना। शोभना, सितारा, सरस्वती। शोभना, यही शोभना नारायण जो है ऑप्शन में। शोभना, सितारा, सरस्वती, भारती, दमयंती है ना। एक है कालका, कालका प्रसाद उसका नाम है, कालका। और एक है मालविका, मालविका सरकार। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सारे सारे क्या है? कथक के नर्तक है है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह ओडिसी का बहुत फेमस नृत्य है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा सीखा सोनल मानसिंह का है ना। इसी ओडिसी का एक नाम रखिएगा, माधवी मुग्दल। एक याद रखिएगा क्या? माधवी मुग्दल। और एक याद रखिएगा संयुक्ता पाणिग्राही। ये तीनों नाम है ओडिशा का फेमस। कौन कौन बोले हैं? तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका वही सोनल मानसिंह, दूसरा है माधवी मुग्दल और तीसरा है संयुक्ता पाणिग्राही। ये तीनों है ओडिसी का फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत हो गया डांस से। अब करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो उर्मिला अभी आप बोले थे भरतनाट्यम में लास्ट में आया था उर्मिला, लास्ट तीसरा वहां पे आया था उर्मिला। कौन है? भरतनाट्यम का है। फिर से बोले थे भरतनाट्यम का कौन कौन है, सुन लीजिए। बोले थे क्या क्या? गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। फिर से बोले थे गीता, रामा, पद्मा, सरोजा। चित्रा, काव्या, ओपोली, श्रीवल्ली और ये उसका देखिए आया था कौन? उर्मिला। श्रीवल्ली का उर्मिला। उसके बाद कौन था? हिरंबनाथन है ना। उसको कौन? हिरंबनाथन। फिर नटराजन। तो ऐसे सारे क्या थे? भरतनाट्यम के थे है ना।
आता दीजिएगा सबको। एक और एक ऑप्शन दिया हुआ मणिपुरी। मणिपुरी में रखना है कौन कौन। मणिपुरी का बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है। इसमें है नैना, रंजना, सुवर्णा। मणिपुरी बोल रहे हैं, नैना, रंजना, सुवर्णा, है ना, हो गया। नैना, रंजना, सुवर्णा, चारू, गुरु, गंभिनी, दर्शना, देवयानी। ये सारे सारे क्या है, मणिपुरी के नाटक है। गुरु मतलब बहुत कौन, मतलब गुरु वही गुरु विपिन सिंह, है ना, गुरु विपिन सिंह। चारू मतलब चारू माथुर, है ना, वो क्या है, चारू माधुरी है, चारू माधुरी उसका नाम है, ठीक है। ये सारा पूरा नाम है क्या, किसका, मणिपुरी का। तो कम से कम सवाल रखिएगा, है ना, जो बढ़िया फेमस क्वेश्चन है। एक ऑप्शन दिया कथक। तो कथक तो अभी बोल चुके हैं, लच्छू, अच्छन, बिरजू, शंभू महाराज, और कौन हो गया, बिनादन महाराज, वही सब हो गया। फिर सितारा, सॉरी क्या बोले हम, शोभना, सितारा, सरस्वती, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन है किसके, सॉरी ये सब सारे नाटक किसके, कथक, ठीक है। क्षत्रिय का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्षत्रिय जो नृत्य है उसका संस्थापक कौन है। और देखिएगा इसका जो संस्थापक है वो कौन है, श्रीमंत शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव जो है इसके संस्थापक है ना, श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। चलिए, और अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही सवाल यहाँ भी है ना, कि भारत सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया था किसको, राज्य सचिव को। हाँ, यही राज्य सचिव को जोड़ा गया था, अधिनियम का नाम दिया हुआ है। 33 है, 53 कौन है ऑप्शन। तो इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो लाया गया था, उसी के जोड़ा गया था क्या, भारत सचिव, है ना। अभी 1858 अधिनियम में कौन कौन सा बहुत प्रमुख बात है जो आपको याद रखना है, बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं, सबको सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रखना है ना कि 1858 अधिनियम जो लाया गया था, उससे जस्ट पहले 1857 ईस्वी में भयंकर लड़ाई हुआ था, है ना। तो ब्रिटिश का ये ऐसा अधिनियम लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि इस तरह के फिर से कभी भी लड़ाई झगड़ा, मतलब कि इस तरह से संग्राम नहीं हो, है ना। इसी उद्देश्य से लाया गया था ये अधिनियम, 1858 का अधिनियम, है ना। और इस अधिनियम को भारत के शिक्षित लोग कहा था, भारत के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। ये सवाल कई बार बना हुआ है, याद रखना इसको अच्छे से। एक बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पे है ना कि भारत में जो यहाँ भारत शासन का जो इससे पहले जो था, भारत शासन अधिनियम जो था 1858, इससे पहले, है ना, इससे पहले जो था सारा का सारा पावर था किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन इसके बाद, इस अधिनियम के बाद भारत का सारा पावर चल गया कहाँ, किसके पास, ब्रिटिश महारानी के पास चला गया, महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था, है ना। और इसी अधिनियम में तय किया गया था क्या, एक शुरू किया गया था क्या, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया वायसराय। सुनिएगा ध्यान से, भारत का गवर्नर जनरल को नाम बदल दिया गया था, कर दिया गया क्या, वायसराय कर दिया गया था। और यही वायसराय जो था ना, यही वायसराय जो है ना, उसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, है ना। इसके अलावे एक नया पद का सृजन किया गया था इस अधिनियम में, जिसको बोलते थे क्या, भारत सचिव। तो भारत सचिव भी जो है ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। अब रखिएगा, भारत सचिव किसके प्रति था उत्तरदायी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, है ना, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट के प्रति बोल सकते हैं आप, है ना। और इस भारत सचिव को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था भारत, ये काउंसिल बनाया गया था, इसको बोलते भारत परिषद। भारत सचिव को सपोर्ट करने के लिए भारत परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना किया गया था। भारत परिषद में 15 सदस्य लोग, 15 सदस्यीय संस्था था ये, 5 सदस्यीय, है ना। और यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, देखो दो शब्द बोले हैं, एक भारत सचिव और एक भारत परिषद, है ना। भारत सचिव एक था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा था, और भारत परिषद जो था 5 सदस्य संस्था थी, जो भारत के कुछ लोग भी था उसमें शामिल, और ना ब्रिटिश के लोग भी था, जो भारत में देखरेख करता था, है ना। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, भारत सचिव, भारत परिषद जो था,
भारत परिषद जो है ना, 2 मामले में उसको अगर रिपोर्ट करता था ना भारत सचिव को, तो उसको मानना पड़ता था, वो बाध्य था। कौन कौन सा था 2 मामला? वो एक था अर्थव्यवस्था, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था, और एक था भारत अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। इस दोनों पर जो भी उसको परामर्श देता था भारत सचिव को, वो मानना पड़ता था, उसको बाध्य था। बाकी सब पर बाध्यता नहीं थी। कम से कम इतना बात आपको रखना है इस अधिनियम से, 1858 के अधिनियम से, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1813 चार्टर एक्ट 1813, है ना। इसे जो है ना कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और सबके लिए फ्री कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, 1813 से पहले सिर्फ ये अधिकार था कि जितना भी ईस्ट इंडिया का व्यापारी था सिर्फ भारत से सिर्फ वही व्यापार करेगा, मतलब मोनोपोली था, एक अधिकार था। लेकिन 1813 अधिनियम के बाद इसको खत्म कर दिया गया कि नहीं, अब ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी भारत से व्यापार कर सकता है। लेकिन 2 चीज़ों पर अधिकार अभी भी था, एक चाय पर और एक चीन के साथ व्यापार पर, दोनों पर अभी भी एक अधिकार था। ठीक है, यहाँ से बता आपको रखना ना कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए कानून बनाने का जो व्यवस्था, कानून बनाने के लिए छूट था गवर्नर के पास, है ना, गवर्नर के पास। लेकिन ब्रिटिश क्राउन से अनुमति लेना अनिवार्य था लागू करने के लिए कानून। ये बात आपको रखना है अच्छे से। इसके अलावे कंपनी को खुद, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कंपनी को खुद गवर्नर जनरल और सेनापति नियुक्त करने का अधिकार था। ठीक है, इसके अलावा आपको रखना है ना 1813 अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की अनुमति थी। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई थी। ये सवाल ईसाई मिशनरी वाला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। ठीक है, एक अधिनियम है आपका 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्या है, बहुत फेमस है। इसलिए ना कि इस अधिनियम में ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, है ना। इसमें क्या बोले हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल को नाम बदल दिया गया, कर दिया भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल, है ना। और इस भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल पहले पर कौन बना था, विलियम बेंटिंग बना था, जो 1833 में विलियम बेंटिंग, है ना, वो हेड बना था पहली बार। तो सवाल ये भी बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिंग था। अच्छा, वहाँ से पूछा जो 1858 था उसमें कर था क्या, भारत के गवर्नर जनरल का नाम कर दिया था क्या, भारत का वायसराय। तो वायसराय कौन था, कैनिंग था पहली बार, है ना, कैनिंग, है ना। तो आपको सवाल रखना है। अच्छा 1833 से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया था ना, अच्छा 13 में जो इम्पोर्टेंट था ना वो कि एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, है ना ये। और 33 में एक इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, पहले सिर्फ व्यापारिक निकाय थी, सिर्फ व्यापार करती थी। लेकिन 1833 अधिनियम के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय बन गई। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको याद रखना है, इससे प्रशासनिक निकाय के तहत, है ना। 1833 अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, मतलब कि कोई भी पद के लिए कोई खुला प्रतियोगिता होगा। और इसी अधिनियम में धारा 87 के तहत रंग, जाति और धर्म के अलावे, मतलब रंग, जाति, धर्म के आधार पर ना होकर के प्रतियोगिता होगा और उसमें सब लोग भाग ले सके, मतलब कि फाइट कर सकते हैं। ये आपको रखना है अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, NW2, मतलब कि नेशनल वाटरवे 2 होगा, है ना। दूसरा जो है कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी में सदी से धुबरी तक है, सबका होगा, है ना। तो यही पड़ता है भारत और बांग्लादेश का भूमि, है ना। NW10 जो है वो महाराष्ट्र में नदी पड़ता है, अम्बा, वहाँ पे है, उसमें है ना। और NW15 जो है वो कहाँ पे है, गंडक नदी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में एक टेस्ट मैच में हराया, जो मतलब किसके बाद,
से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 1988। 1988 के बाद गाला में ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हराया था, है ना, लेकिन भारत एकमात्र टीम है जो जाके हराया है ना। अच्छा, ये अगर आपको याद होगा, ये मैच देखे थे तो बहुत सारे लोगों को चोट लगा था, सब बहुत सारे चोटिल थे, है ना। अब हम तो देखे थे उस मैच को, है ना, आपको देखा हाल था। ये पुजारा को बार बार चोट लगा था, जब बैटिंग कर रहा था बार बार चोट लगा था, कभी यहाँ पे कभी माथे पे, है ना। और ऋषभ पंत उसमें ही नायक रहे थे, बहुत खूब खूब रहा हुआ था, है ना। अच्छा, उसी में थी ये था कौन, शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर को उसमें अथी किया था, हाँ, तो जीता था। चलिए चलिए बात करते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मौलिक कर्तव्यों को मतलब किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें कुछ और हम ऐड करेंगे। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है ना। कांग्रेस का कार्यकाल था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसमें, ठीक है। अब देखिए, आइए थोड़ा सा करते हैं अनुच्छेद संविधान संशोधन 42 में क्या क्या हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलने के बाद आप देखिएगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा इधर देखना पड़ता है कहीं मोबाइल बंद ना हो जाए मेरा कैमरा बंद ना हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं 42 में। संविधान संशोधन 42 में क्या क्या किया गया है? देखिए, संविधान संशोधन 42 में जो है ना, 2 नया भाग को जोड़ा गया। भाग 4 के का और 14 के का और खा जोड़ा गया था, 2 नया भाग जुड़ गया। 9 को नया आर्टिकल जोड़ा गया और 52 आर्टिकल में संशोधन हुआ, है ना। चूंकि इतने मतलब भास्ट पैमाने पर संशोधन हुआ इसमें, इसलिए इस संशोधन को मतलब 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है मिनी संविधान बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है। अब कुछ आर्टिकल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आइए शुरू से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले याद रखना है 3 शब्द, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था संविधान में, प्रस्तावना, ठीक है। आर्टिकल 31 में कहा गया है ना, इसी संविधान संशोधन की बात करेंगे, सिर्फ इसी संविधान संशोधन की बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 31 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको इसका यूज पता होगा ना तो आप थोड़ा सा हिंट करते हैं हम, है ना। इसलिए ना कि नीति निर्देशक तत्व का जो है ना, नेता लोग गलत उपयोग कर लेता है ना कैसे करता है तो आपको मौका मिलेगा तो बताएंगे, है ना। तो उसका सदुपयोग हो, मतलब दुरुपयोग नहीं हो, है ना, उसका दुरुपयोग करके हमारे मौलिक अधिकार को नहीं कम कर दिया जाए, ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 31 में 42 संशोधन में, है ना। एक है आर्टिकल 39 के का में जोड़ा गया है कि भारत के सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। आर्टिकल 43 में है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी, 43 के का में, है ना। और एक जोड़ा गया है 48 के का, 48 के का में जोड़ा गया है, ए में जोड़ा गया है क्या कि पर्यावरण, वन और पशु वगैरह की सबके देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा, जोड़ा गया है। फिर जोड़ा गया है एक कामन, वही भाग 4 के कामन के काम जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ना। एक आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? इसमें कहा गया है ना कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का बात मानना अनिवार्य होगा, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य होंगे। आर्टिकल 74 में कहा गया था 42वें संशोधन में, लेकिन 44वें संशोधन में इसको उलट दिया गया। इसमें बोला उलट नहीं गया, इसको चेंज किया गया। क्या कहा गया सुनिए, 44वां संशोधन जो 78 में हुआ है, 1978 में हुआ है, उसमें बोला गया कि नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बात को एक बार टाल सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं टाल सकते हैं। थोड़ा सा संशोधन हुआ था, बताइएगा, ठीक। 74वें संशोधन ये था क्या, 74वां आर्टिकल में, है ना। एक आर्टिकल है 352, आर्टिकल 352 में कहा गया है। अच्छा, एक और आते हैं पहले यहाँ पे 233 34 में, है ना, जो भाग 14 में है ना, उसमें न्यायाधीश के नियुक्ति संबंधित का भाग कहा गया है, ठीक है। और एक आते हैं कहाँ पे 352, आर्टिकल 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन। सुनिए, 352 में कहा गया है ना कि राष्ट्रीय आपात पूरे भारत के साथ साथ अब किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। 352 में ये कहा गया था 42 में, है ना, ठीक है। और एक है 356, आर्टिकल 356 में कहा गया है, जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीना से बढ़ाकर कर दिया गया, उसका टाइम 1 वर्ष कर दिया गया,
राष्ट्रपति शासन आप किसी भी क्षेत्र में 1 वर्ष तक रह सकता है ना। इसके अलावे एक आर्टिकल 368 है जिसमें कहा गया क्या, संविधान संशोधन के बारे में उसमें जोड़ा गया है ना कि आर्टिकल 368 में जो भी संविधान संशोधन होगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी संशोधन करेंगे तो उसको कोर्ट में नहीं लाना है। ठीक है, ये सब बातें कहा गया है। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको रखना है अच्छे से, वो ये है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष जानते होंगे ना, कर दिया गया था उसको बढ़ा के 6 वर्ष, लेकिन 1968 में 78 में जो हुआ उसको कर दिया फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो दरोगा के मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, कि वन संपदा, परिवार नियोजन, जनसंख्या, नापतौल, बाट, पशु पक्षी के देखभाल आदि सादी चीजें सबको रखा गया किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कुछ बात और कर लेते हैं। एक है संसद और विधानमंडल। अभी जो पढ़ते हैं ना, संसद और विधानमंडल के जो है गणपूर्ति नहीं रहेगा ना तो संसद नहीं चलेगा, उस दिन स्थगित हो जाएगा। लेकिन उस समय कर दिया गया था व्यवस्था क्या, संसद और विधानमंडल के कुचलने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। गणपूर्ति कितना होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरम, 1/10 होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कहा गया था 42वां में, है ना। एक और बोलते हैं लाभ का पद कौन सा होगा, ये संसद तय करेगा 42वां में। ठीक है, लाभ का पद संसद तय करेगा। ठीक है, और एक बात और कि CRPF मतलब केंद्रीय पुलिस को मतलब कि सरकार कहीं भी तैनात कर सकती है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, ये सारी की सारी बातें 42वें में किया गया था। और एक बच गया है कौन, 44वां, उसमें बहुत बात किया गया था आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह का नाम लिया गया था, है ना। दूसरा वही 74वां बार बोल दिए जो पुनर्निर्वाचित एक बार लौटा सकता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कार्य बात को, है ना। और एक और है कि आर्टिकल 19 के F और 31 के उस दोनों में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार उसमें क्या, मौलिक अधिकार, उसको कर दिया गया 300 के 1 में डाल दिया गया, उसको कर दिया गया कानूनी अधिकार, है ना। 44वां संशोधन कब हुआ है, 1978 में, है ना। 77 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई थी, बन गया था किसका, जनता पार्टी का सरकार। जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे संशोधन कुछ हुआ था उसमें। ठीक है, एक ऑप्शन दिया आपको संविधान संशोधन 73वां 74वां दोनों के बार देते हैं। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान दोनों एक बार हुआ है, कब, 1992 में, है ना। 73वां जोड़ा गया है अनुसूची 11 में, 74वां जोड़ा गया है अनुसूची 12 में। अनुसूची 11 में है पंचायती राज की व्यवस्था, 74वां है शहरी नगर निकाय की व्यवस्था, अनुसूची 12 में, है ना। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 1993। देखो संशोधन हुआ था 92 में, लेकिन लागू हुआ 93 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत हो गया इसमें बकवास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ना है, हाँ 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा और इस्लामी पाकिस्तान बन गया। कौन घोषणा किया था, कौन, वही माउंटबेटन किया था। माउंटबेटन किया था, कब किया था, 1947 में। देखिए ये हुआ था, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वायसराय थे, तो वायसराय जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है जाके वहाँ पे एक विधेयक प्रस्तुत किए, जिसको बोलते हैं बिल प्रस्तुत किए, है ना। और उस बिल को स्वीकृत कर लिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। ये सवाल पूछता है कि भारत के आज़ादी के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, है ना। और 18 जुलाई को वो स्वीकृति मिल गया कि बन सकता है ना। 18 जुलाई को याद रखिएगा, 18 जुलाई को क्या बन गया था, मतलब कि, है ना। और उसमें बोला गया था ना कि नवंबर तक हम मतलब भारत को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ दिया गया, अगस्त में भाग गया था, 15 अगस्त को भाग गया था। ठीक है, ये था माउंटबेटन। इसमें एक ऑप्शन है डलहौजी। डलहौजी के समय बहुत सारा काम हुआ, डलहौजी के समय में बहुत सारा काम हुआ है ना। लेकिन कुछ बात बोल लेते हैं। डलहौजी का जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, व्यापक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उसमें लाया गया था कब, 1848 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1848 में लाया गया था। और उसमें कब और कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में, आधा जगह बोल देते हैं। इसका एक ट्रिक है
ट्रिक से ही बोलते हैं जल्दी से हो जाएगा, है ना। ट्रिक को जो बोलता है ना रखिएगा, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, हाँ आदर्श देखा रखना आपको, तारा जरा संभल बहू झनक, हाँ तारा जरा संभल बहू झनक, मतलब कि 1900 नहीं 1848 में लाया गया था, है ना। तो उसी समय जो है ये तारीख हो गया सतारा, यहाँ हो जाएगा जैतपुर, यहाँ पे हो जाएगा जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध शामिल हो गया था इस समय। कब हुआ था बोल देते हैं, 48 में हुआ था, तथा 49 में, 50 में, 52 में, 53 में, और ये भी झांसी भी 53 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। झांसी कब में, 53 में, और नागपुर 54 में, 1854 में, है ना। करौली भी 54 में, और अवध 56 में। ठीक है, ये सारे बात आपको रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए अच्छा, डलहौजी के समय में ही कब, 1853 में शुरू हुआ था क्या, भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू हुआ था, है ना। 1853 में भारत में पहली बार शुरू हुआ था तार सेवा, है ना। रेल सेवा बम्बई से थाने तक, और तार सेवा आगरा से कलकत्ता तक, ठीक है। ऐसा बात आपको रखना है अच्छे से। ये था डलहौजी का। अच्छा एक ऑप्शन देखो करजन, करजन के कार्यकाल में बहुत बढ़िया चीज हुआ है, देखिए सुनिए बोलते हैं। सिंचाई विभाग, विश्वविद्यालय, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, और कौन कौन हो गया, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग, है ना। ये सारे आयोग का स्थापना हुआ था, गठन किया गया था इसके कार्यकाल में, करजन के कार्यकाल में 1902-3 के आसपास, 2-3 है ना। इसी में आया था एक क्या, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ये सारे हुआ था किसमें, करजन के कार्यकाल में। आधा 1899 से 1905 तक रहा था, उसी दौरान हुआ था, ठीक है। और इसी में एक बहुत बढ़िया अथी हुआ था, बहुत भयंकर घटना हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, है ना। उसी में भंग आंदोलन हुआ था, आधा कीजिएगा, बंगाल कर दिया था क्या, विभाजन कर दिया गया था, है ना। और उसमें जो है पूर्वी बंगाल जो था उसका राजधानी कर दिया था ढाका, और पश्चिम बंगाल का राजधानी कर दिया था कलकत्ता, ठीक है। इसे बता रखना है। एक ऑप्शन देखो पर रिपन, रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 84 तक, 4 साल, है ना। भारत में रिपन को बोला जाता है सज्जन रिपन, इसको बोला जाता है सज्जन रिपन, है ना। इसको दिया गया है भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है, कौन दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दी है। बोला क्या क्या बोला है, भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक। रिपन के कार्यकाल को बोला गया है भारत का स्वर्ण काल, याद रखिएगा, है ना। ये कब आया था, 1880 में, 84 तक रहा है ना। 1881 में भारत में नियमित जनगणना कराने का काम किया है ना। 1881 में ईस्वी में लाया था भारत में कारखाना अधिनियम, उसके तहत मतलब कि प्रेग्नेंट महिला जो थी और बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी, ठीक है। 1882 में लाया गया था क्या, 1882 में लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो लाया था पहले, ये आया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में, लेकिन 82 में लाया, जब रिपन आया उसको खत्म कर दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, है ना। और 1883 ईस्वी में लाया गया था इल्बर्ट बिल, जिसको बोलते हैं इल्बर्ट विधेयक, मतलब कि इस विधेयक के तहत जो है ना ब्रिटिश के लोगों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था, है ना। लेकिन ब्रिटिश लोग इतना होशियार था ना, इसका विरोध कर दिया, इसके कारण इसको वापस ले दिया गया, इल्बर्ट विधेयक को, इल्बर्ट बिल को वापस ले दिया गया, इसको श्वेत पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे से, है ना। अच्छा इसी समय जो है सिविल सेवा के आयु 19 वर्ष का बढ़ा कर दिया गया था 21 वर्ष, है ना। और इसी समय ये लॉर्ड रिपन जो है बोला था, एक बोला था, देखिएगा, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। किसका स्टेटमेंट है, रिपन का। चलिए बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। ओहो मस्त है। इसका आंसर हो जाएगा कौन, कुप्फर कोशिका, कुप्फर कोशिका, है ना। कुप्फर कोशिका कहाँ पर, यकृत में होता है, यकृत में होता है कौन, कुप्फर कोशिका, है ना। देखिए आप कभी पढ़े होंगे, बताते हैं थोड़ा सा थी जानकारी आपको हो जाएगा।
लाल रक्त कण जो होता है, जिसको आरबीसी बोलते हैं, उसका फिक्स जीवन काल होता है। जब पूरा वो घूम लेता है ना पूरे शरीर में, तो एक जाता है जो बोलते हैं स्ट्रक्चर एक अंग है, उसको बोलते हैं स्प्लीन, उसको बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा में जाके वो टूट जाता है ना। अभी जैसे रक्त है, क्या है, वो वायुमंडल होता है ना। वो पूरे शरीर में घूमते घूमते जब उसका जीवन काल हो जाएगा ना, जैसे कोई कोशिका है ना, ये घूम रहा है ना, ये कोशिका कोई घूम रहा है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं उसको, है ना। तो जब वहाँ जाता है ना, तो स्प्लीन की जो थी होती है, नलिका जो ट्यूब होती है जिसमें रक्त बहता है, उसका ट्यूब थोड़ा सकरा होता है ना। अब जब सकरा भाग में जाएगा कोशिका, इसका पहले से कोशिका झिल्ली घिसा हुआ है, तो क्या होगा, इसका कोशिका झिल्ली टूट जाता है। जब कोशिका झिल्ली टूट जाएगा तो क्या जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब ये डेड, ये सेल का जो खत्म होता है, मतलब यहाँ पे कुछ आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है आरबीसी का कब्रगाह, क्योंकि यहाँ पे मर जाता है ना। अब इसे आरबीसी है जो मर गया, है ना, आरबीसी मर गया, तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीबर्डिन। तो यही बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो वर्णक था, जो रंजक था, रंग था, है ना, उसी को चेंज कर देता है कुप्फर कोशिका पित्त में, जिससे बनता है पित्त रस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, है ना। तो कुप्फर कोशिका का यकृत में वही काम है, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन को बदलता है, किसमें, पित्त रस बदल जाता है, मतलब कि यकृत कोशिका में यकृत में कुप्फर कोशिका बनाता है, क्या, पित्त बनाता है, याद रखिएगा, है ना। यही एक कुप्फर कोशिका कभी कभी अगर खराब हो गया या सही से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तब यही बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जो पीला रंग का होता है पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीमारी हो गया, जिसको बोलते हैं पीलिया, उसी को बोलते हैं जॉन्डिस, है ना। पटना के स्टूडेंट को, लगभग स्टूडेंट को बीमारी हो जाता है ना। सबको नहीं होता है, लेकिन अगर आप पटना में रह रहे हैं, जाके ठेला पर कचौड़ी खा रहे हैं, जाके गुपचुप खा रहे हैं, उसी का गटागट पानी पी रहे हैं, तब ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है ना। लेकिन सबको नहीं होता है, हम भी रहे हैं 6 साल पटना में, हमको तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, है ना। तो अगर परहेज से रहेंगे, सही से खाना पीना खाएंगे तो नहीं होगा, है ना, ये सब बीमारी, है ना। ये था कुप्फर कोशिका। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका पुरकिंजे कोशिका, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के जो भाग होता है सेरिब्रम, उसमें जो जहाँ पे होता है चिंतन और मनन करने की शक्ति ना, वहाँ पे जो सेल होता है उसको बोलता है पुरकिंजे सेल, पुरकिंजे कोशिका। एक है माइक्रो ग्लियल कोशिका। देखो, माइक्रोग्लियल कोशिका किसको बोलते हैं, हमारे पूरे शरीर में प्रत्यक्ष तंत्र लगा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, है ना। इसको वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष तंत्र का निर्माण करता है हमारा WBC ही, है ना। तो मस्तिष्क में जो प्रत्यक्ष तंत्र होता है ना, उसके सेल को ही बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल, है ना। ये कहाँ पर होता है, CNS में होता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक CNS, एक PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिधीय तंत्र, है ना। एक होता है मस्तिष्क में, एक होता है मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु कहाँ पे, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर में मेरुरज्जु तंत्रिका होता है, वहाँ से भी सूचना मिलता है हमको, है ना। कैसे मिलता है बतावें थोड़ा सा। अच्छा, एक और उसी का ऑप्शन दिया हुआ है, संवेदी सेल। संवेदी सेल कहाँ पे होता है, मेरुरज्जु में ही होता है, जिसको बोलते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड, उसमें होता है। क्या होता है, देखिए, कभी आप गौर करना, अगर कभी कभी आपको मतलब एकाएक से कोई स्टेप लेना पड़ जाए, तो जो बहुत तात्क्षणिक जो रिएक्शन करता है ना, वो करता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ना कि मस्तिष्क वाला तंत्रिका तंत्र से। स्पाइनल कॉर्ड से मेरुरज्जु वाला तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र उसको बोलते हैं, है ना। जैसे आप आग में हाथ चल जाए आपका, तो क्या करेंगे, आप रुकल रहेंगे, सोचेंगे कि आप हटाएं कि नहीं हटाएं, आग फट से हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो अपने आप जो क्रिया हो जाता है ना, वो मस्तिष्क से रेगुलेट नहीं होता है, वो होता है रेगुलेट कहाँ से, यहाँ से परिधीय तंत्रिका तंत्र से, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, है ना। तो अचानक से स्टेप से कोई अचानक से कोई स्टेप लेना होता है ना, तो फंक्शन करते हैं कहाँ से, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र से। और जिसमें सोच समझ कर कोई काम करते हैं, वो होता है कहाँ से, तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। इसको आप इजी आंसर है, कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 76 में है। कौन इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का ही प्रधान रहता है ना।
एक ऑप्शन दिया हुआ आपका महाधिवक्ता है, इसका कहाँ पे वर्णन है, आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। इसको नियुक्त करता है राज्यपाल, है ना, राज्यपाल ही इसका नियुक्त करता है ना, मतलब कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, है ना। और ये राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट से 2-3 गो आर्टिकल है, बहुत बढ़िया पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बता देते हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ पे है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कहाँ पे है, तो आर्टिकल 124 में। ये नहीं पूछेगा, तो इधर अगर पूछेगा तो इजी क्वेश्चन है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन है, कार्य कहाँ पे है, 124 में। 125 में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है, ठीक है, 125 में। 126 में है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब जो मेन न्यायाधीश है वो नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर कोई किसी को रखेंगे ना, उसको बोलते हैं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना, 126 में, है ना। 127 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा क्वेश्चन है। 127 में है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में। 128 छोड़ दीजिए, 129 में आइए। 129 में है अभिलेख न्यायालय की नियुक्ति, अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 और 29 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। 50 मिनट हो गया और पहुंचे हम कहाँ तक, अभी तक 14वें क्वेश्चन में पहुंचे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना, क्या होता है ना, ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो आप ही लोग देखते नहीं हैं, आपको मतलब छोड़ देते हैं, है ना, इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला शैलेंद्र राजा मतलब किस धर्म का अनुयायी था। ये था बौद्ध धर्म का। अच्छा, अगर ये आप नहीं आज भी जान रहे थे तो आपको इसको ऑप्शन से कर लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन पढ़ता है, हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इंडिया पढ़ता है, श्रीलंका पढ़ता है, यहाँ बांग्लादेश पढ़ता है, म्यांमार पढ़ता है ना, थाईलैंड पढ़ता है, इंडोनेशिया पढ़ता है, मलेशिया पढ़ता है, सबसे देश पढ़ते हैं। तो इस सब सारे देश में लगभग कौन है, बौद्ध धर्म बहुत फेमस है। तो बौद्ध धर्म यहाँ पे इस बात से करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हम। अच्छा, ये सब जान मरण कहाँ पे क्या हुआ, ज्ञान कहाँ पे सबसे अधिक दिया उपदेश, वो सब पता है आपको, वो सब नहीं करेंगे, सब जनरल क्वेश्चन है ना, हम बताएंगे ऐसे जनरल क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से कुछ जो क्वेश्चन है आपको देखिए। बौद्ध दर्शन में मतलब उसको क्या कहा गया है, बौद्ध दर्शन जो है ना उसको बोला गया है क्षणिकवादी। क्या बोले हैं, क्षणिकवादी, शुद्धिवादी, क्षणिकवादी, शुद्धिवादी, अनीश्वरवादी और नितांत कर्मवादी। बौद्ध दर्शन का ये अथी है ना, मतलब क्या, बौद्ध धर्म को इस तरह से दर्शाया गया है। क्या क्या बोले हैं, क्षणिकवादी, शुद्धिवादी, अनीश्वरवादी और नितांत कर्मवादी। ये सब अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना तो बनेगा नहीं, रख लीजिएगा अच्छे से। अगर पूछ दे कि बुद्ध का पंचशील सिद्धांत किस में है, किस उपनिषद में है, तो बोलिएगा छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध का पंचशील सिद्धांत किस में है, छांदोग्य उपनिषद में है, ठीक है। बुद्ध के लोग जो है पुनर्जन्म को मानता है, याद रख सकते हैं आप, है ना। और बुद्ध में 3 गो पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है शुद्ध पिटक, है ना। उसमें महात्मा बुद्ध का उपदेश का वर्णन है ना। एक है शुद्ध पिटक, एक है विनय पिटक, उसमें उसके मतलब उसके जो थी जिसको उसका फॉलोअर है उसका आचार्य का वर्णन है तो विनय पिटक में, है ना। और जो सबसे छोटा है, और एक है अमिधम पिटक, उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के अध्यात्म और विचार की बातें कही गई है, ठीक है। ये सारी बातें आपको रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित, बाकी सारी चीज़ है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दुष्चिकित्सा, रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का उपयोग किया जाता है। देखो, इतना लेंदी कर दिया ना, बच्चा देखेगा छोड़ के भागेगा इसको, है ना। कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे करना है क्या आपको, विटामिन डी का नाम जो रासायनिक होता है उसका चुनना है, आंसर वही होगा। इसमें देखो दो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है एग्रोकैल्सिफेरॉल। आपको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, वही लिखा हुआ है। एग्रोकैल्सिफेरॉल कर दिया है, सधर्मी है तो, है ना। कुछ नहीं करा, दवा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए इतना लंबा लंबा नाम लिख दिया है ना। इसको हो जाएगा क्या, एग्रोकैल्सिफेरॉल। बाकी एक दिया हुआ टेकोफेरॉल, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। एक देखो रेटिनॉल, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, है ना। एक है
टैकल्सियोल भी विटामिन डी का ही एक समधर्मी ही है ना। लेकिन देखिए क्वेश्चन वही पूछता है जो बनने लग रहता है, ऐसा नहीं कि उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए एग्रोकैल्सीफेरॉल था, मतलब ये कैल्सीफेरॉल का अगर जानते होंगे नाम आप तो कनेक्ट करके मार सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल का प्रकार नहीं है। तो अवशेष जो है चट्टान, कोई चट्टान नहीं है, अवशेष रॉक्स कोई रॉक्स नहीं है। चट्टान कौन कौन होता है, तीन तरह के होता है, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन सा चट्टान किस में आता है ना। देखिए अग्नेय का जो है ना, जो अग्नेय चट्टान है उसका रखिएगा साडा बेबी ग्रेट है। क्या रखना है, साडा बेबी ग्रेट है ना। आ जाएगा क्या, साडा बेबी ग्रेट है, मतलब कि हमारा बेबी जो है ना ग्रेट है ना। पंजाबी भाषा समझते हैं ना, साडा बेबी ग्रेट है, वह रखना है। क्या रखना है आपको, ये क्या बोल रहे हैं, अग्नेय का। अग्नेय चट्टान कौन कौन सा है ये बोल रहे हैं, है ना। रखना है क्या, साडा बेबी ग्रेट है, बस, है ना। साडा बेबी ग्रेट है आपको रखना है, ठीक है। यहाँ से रखिएगा, ये होता है 7 से होता है, यस का हो गया साइनाइट। क्या होता है, साइनाइट, है ना। डास होता है डायोराइट, बोल देते हैं। साइनाइट हो गया, डायोराइट हो गया। बेस होता है बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट। बीस होगा बिटुमिनस, और ग्रेट से होगा ग्रेबो और ग्रेनाइट। ये दोनों होता है किसमें, ग्रेट में। ये सारा क्या हो गया, अग्नेय चट्टान। एक होता है अवसादी, याद रखिएगा, काली सेब जूस, काली सेब जूस, है ना। याद रखिएगा, देखो का से जगह कंग्लोमेरेट, ली से लिग्नाइट, से सेल, सेल खड़ी और स्लेट, चू से चूना पत्थर, और सात हो जाएगा आपका क्या, सपिंड। ये सारे हो जाएंगे। अब शादी, आप बोलिए कायांतरित क्या होता है, तो भाई जब अग्नेय जानेंगे, आप जान गए अवसादी, तो बाकी जो बचा कायांतरित होगा। क्या दिक्कत है उसमें, सबको नहीं याद करना, दिमाग खत्म करना है ना, दिमाग लगाना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगर ये दोनों याद कर लिए तो बाकी क्यों बचेगा ना, 3 प्रकार के हो जाएगा रॉक्स, तो 2 का आप पता है, तीसरा को जो बचेगा वही है ना। अच्छा, बचेगा मतलब क्या, जो अग्नेय और अवसादी में है लगभग मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चन इसमें आ गया है, कुछ बचा नहीं है। अगर आपको डाउट है तो जाकर देखिए किसी भी बुक में, सारा का सारा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है। मतलब भाला कौन फेंकता है, जब थ्रो कौन करता है, नीरज चोपड़ा, ये तो पूरा दुनिया जानता है ना। एक ऑप्शन है पंकज अडवाणी, क्या करता है, स्नूकर खेलता है, स्नूकर को ही बिलियर्ड्स कहते हैं। एक है सौरभ चौधरी, यह निशानेबाज है। और एक है कौन, मनिका बत्रा, ये क्या करता है, टेबल टेनिस में टोकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। एस ब्लॉक का शब्द कौन है, कैल्शियम, उसका लैटिन नाम क्या है, सीधे सीधे पूछ रहा है। उसका लैटिन नाम क्या है, कैलक्स है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ ना, कैलक्स, वो है ना। देखिए लैटिन नाम कुछ 11-12 होता है जिसमें लैटिन नाम है, वो आपको हर हाल में याद रखना है लैटिन नाम, ठीक है। हर हाल में लैटिन नाम आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। हम सबका बोल देते हैं, जल्दी लिखेंगे तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा होने वाला है ना। देखिए एक है सोडियम को बोलते हैं, सोडियम का संकेत क्या है, Na, उसका लैटिन नाम है नाइट्रियम, क्या है, नाइट्रियम है ना। दूसरा है तांबा का संकेत क्या है, Cu, इसको बोलते हैं क्या, क्यूप्रस, लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रस। एक है पोटेशियम, इसका होता है कैलियम, अलग इसका क्या है, के से शुरू होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के, कैलियम होता है। एक है चांदी को बोलते हैं अर्जेंटम, Ag। एक होता है सोना के क्या बोलते हैं, औरम, Au, है ना। एक होता है लोहा क्या बोलता है, Fe, फेरम। एक होता है एंटीमनी, इसको बोलते हैं अस्टीबियम, Sb, एंटीमनी का अस्टीबियम, Sb। एक होता है टीन का होता है क्या, अस्टेनम, Sn। एक होता है पारा, इसको बोलते हैं हाइड्रेरजीरियम, है ना, Hg बोलते हैं इसको। शीशा, इसको बोलते हैं प्लम्बम, Pp। एक होता है टंगस्टन, इसको बोलते हैं वोल्फ्राम, W। तो ये सारे लैटिन नाम याद रखिएगा आप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो इसका जो वही होगा, कब स्थापना हुआ इसके आधार पर। IFC जो FCI होता है उसका कब है, 1948 में होता है। ICI जो है उसको होता है कब, 1955 में। और IDBI जो होता है 1964 में। मतलब पहले होगा
IFCI, दूसरा होगा ICICI, है ना, और तीसरा होगा IDBI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 74वें गणतंत्र दिवस जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है आपको, अब्देल फतह अल सीसी, है ना, अब्देल फतह अल सीसी। ये क्या थे? मिस्र के राष्ट्रपति है ना। अगर अभी पूछ दिया, अभी वाला 2024 के गणतंत्र दिवस में कौन आए थे? कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से किस सितारा वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ले, अच्छा, इसका आंसर पहले देते हैं। आंसर है कौन? पंडित रविशंकर, 99 मिला था इनको भारत रत्न, है ना। भारत रत्न से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं अभी तक, है ना, उसको हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। आपको कभी जरूर जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको देखने में, पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको देखते देखते, है ना। अच्छा, इससे सवाल अक्सर बनता रहता है, अगर पूछ देगा ना बीच में, कब मिला था अम्बेडकर को, कब मिला था नेल्सन मंडेला को, कब मिला था जो इसको किसी को भी पूछ देगा, राजेंद्र प्रसाद को मिल देगा, जाकिर हुसैन को पूछ देगा, है ना, किसी को भी पूछ देगा, तो आप फंस जा सकते हैं वहाँ पे। याद रखिएगा, जाकर देख लीजिए वीडियो, पूरा अच्छे से बनाए हुए हैं वीडियो। ठीक है। ये पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। अच्छा, एक पूछता है ये बिस्मिल्लाह खां को, एक पूछता लता मंगेशकर को, बहुत फेमस जो आर्टिस्ट है ना, तो इसको कब मिला था? दोनों मिला था 2001 में। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को मिला था 2021 में मिला था। एक रहेगा सत्यजीत रॉय को, तो सत्यजीत राय को मिला था 1992 में, है ना। एक है MS सुब्बुलक्ष्मी को, उसको मिला था कब? 1998 में मिला था, है ना। कुछ कुछ जो यहाँ पे कलाकार वगैरह उसका हम बोल दिए हैं, बाकी सबका तो उतना टाइम है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि मुद्रा MUDRA जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा, सीधे सीधे बात है ना। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये अच्छा, ये बहुत क्वेश्चन लगता है 5 बार पूछ चुका है SSCA में ही, है ना। 1960 में हुआ था पहला पैरालंपिक खेल, कब हुआ था? 1960 में हुआ था, है ना। अच्छा, भारत में कभी भी ओलंपिक गेम नहीं हुआ है अभी तक, है ना। राष्ट्रमंडल खेल हुआ है भारत में, 2010 में हुआ था क्या? राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ओलंपिक नहीं हुआ है। ओलंपिक बताए थे, ट्रिक बताए थे पिछले सेट में, पिछला डिस्कशन में बताए थे इसका ट्रिक। ओलंपिक गेम 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन, है ना। एक होता है कौन? शीतकालीन, और होता है कौन? ग्रीष्मकालीन, है ना। अच्छा, जहाँ पे शीतकालीन होगा उसी वर्ष वहीं पे पैरालंपिक गेम भी वहीं होता है, उसी में। तो पैरालंपिक को अलग से करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मेन खेल होगा वहीं पे पैरालंपिक भी होगा। पैरालंपिक किसको बोलते हैं? जो लूल लांगड़ होता है, जो विक्षिप्त होता है, दिव्यांग वगैरह होता है, उसका खेल होता है ना। देखो, एक आता है ट्रिक, जाफर की अम्मी गरमाया। जाफर की अम्मी गरमाया मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहेगा इसका ट्रिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ट्रिक रहेगा। जापान, फ्रांस, अमेरिका 2020, 2024, 2028। जापान, फ्रांस, अमेरिका। एक है पचाओ चीनी, इटली ठंडी में, मतलब कि ठंडी से हो जाएगा शीतकालीन ओलंपिक, ये हो जाएगा शीतकालीन ओलंपिक, है ना। 50 से हो जाएगा प्योंगचांग 2018 में, 2022 में चीन में, 2026 में इटली के मिलान शहर में होगा, आप देखिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है कि तनाव के बाद, मतलब जिसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता, मतलब कि किसके लिए अच्छी होती है? देखिए, अच्छा, ये जो वर्ड है पोस्ट टेंशनिंग, ये वर्ड पूछ दिया कहाँ से? जो ब्रिज वगैरह बनाता है इंजीनियर लोग, वहाँ से वर्ड निकाल के ला दिया है। हरामखोर हो गया है ये SSC वाला, कहाँ से वर्ड पूछ रहा है। देखिए, तो तनाव का जो जो जिसे ब्रिज को बना रहा है, पुल बन रहा है ना, तो उसमें जो है ना, एक इसका जो आंसर होगा उसको कौन होगा? लॉन्ग स्पैन होगा। लॉन्ग स्पैन अधिक टिकाऊ या अधिक मजबूती के लिए प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग स्पैन, है ना। और ये तनाव के बाद की इसका उपयुक्तता है, लॉन्ग स्पैन, है ना। इसी में होता है एक एंड स्पैन। एंड स्पैन कहीं पे सपोर्ट देना है किसी को, तो उसको बोलते हैं एंड स्पैन। एक है ब्रेक स्पैन, कहीं पे किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना है, एड करना है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक स्पैन। और एक होता है एज स्पैन, तो समझते हैं ना, एक मतलब किनारा, है ना। कभी बोलते हैं क्रिकेट के बाद से एज लग के चल गया, ये मतलब क्या? किनारे लग के चल गया, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर को किनारे में बनाना है ना, तो उसको बोलते हैं एज स्पैन बोलते हैं, है ना।
तो इस तरह से आपका ख़त्म होता है पूरा का पूरा सीजीएल का 3rd शिफ्ट का पेपर खत्म। ठीक है, आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में जरूर, है ना। अगर खराब लगा होगा तो जरूर बताइएगा कि ऐसे आप गलती कर रहे हैं, ये चीज़ गलती कर रहे हैं, इसको याद मतलब थोड़ा सा और बेटर करिए, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि और उसको सुधारने की, है ना। अच्छा, अगर आपको लगता होगा कि कोई क्वेश्चन को पूरा लंबा कर देते हैं, कोई क्वेश्चन को कम ही कर देते हैं, तो उसको जरूर बताइएगा कि हम थोड़ा सा और कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।